हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज को देखेंगे। मोदी जी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बहुत ही अच्छी अच्छी कुछ बातें की हैं गवर्नमेंट के बारे में, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मी प्रियदर्शना जैन। एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी प्रेसिडेंट की कोई इंपॉर्टेंट स्पीच हो, प्राइम मिनिस्टर की इंपॉर्टेंट स्पीच हो, तो उसमें आपको जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिसीज के बारे में उसका एक विजन मिल जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस के लिए आपको अच्छे अच्छे फोल्डर पॉइंट्स मिलते हैं इन स्पीचेस से, और अगर प्रीलिम्स की बात करें तो आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल हम पॉलिसी को ले लें तो पॉलिसी का तो समंदर भरा हुआ है इन्फॉर्मेशन का, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको हमेशा एक कंफ्यूजन होता है कि आपको कौन सी पॉलिसी पढ़नी है, कौन सी स्कीम पढ़नी है। तो ये चीजें आपको वो हाईलाइट्स देती हैं कि हाँ, ये वाली स्कीम्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में डिस्कस की है। तो 2018 के इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में जो उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉलिसीज डिस्कस की उनके बारे में बात करेंगे। अपनी इंडिपेंडेंट स्पीच को कंक्लूड करते हुए मोदी जी ने कुछ 8-9 पॉइंट बोले थे। वो पॉइंट वेलफेयर गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल प्राइमरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन्होंने वो पॉइंट्स देकर ये बात सिद्ध कर दी कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रख रही है जब वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो हाउसिंग फॉर ऑल 2022 एक मिशन है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर एक स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये अफोर्डेबल हाउसेस बनाते हैं इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मेथड्स का यूज करके, और इसके अंदर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का भी प्रावधान है। जो बेनिफिशियरीज हैं इसके अंदर उनको इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो भी एलिजिबल है, और यदि लोन लेते हैं हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए उस केस में। और अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें तो सब्सिडी इंटरेस्ट जो है उसका 6.5% इंटरेस्ट रहेगा। लोन की टर्म्स जो है वो 15 साल की होगी अगर, और डिफरेंटली एबल्ड और सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस है। सस्टेनेबल इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज किया गया कंस्ट्रक्शन में। क्रेडिट लिंक सब्सिडी एस्पेक्ट है इसके अंदर, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि रूरल और अर्बन दोनों जगह पर दोनों पुअर कैटेगरीज को कवर करते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। 2022 तक इसके अंदर हाउसिंग फॉर ऑल का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नंबर आता है इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर ऑल विलेजेस, सारे गांव के अंदर बिजली प्रोवाइड करने का प्रोजेक्ट। और ये जो स्कीम है इसका नाम है सौभाग्य स्कीम, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके अंदर घरों के अंदर फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए जाएंगे। तो बेनिफिशियरीज जो रहेंगे वो रूरल एरियाज के अंदर रहेंगे, एपीएल और पुअर फैमिलीज, मतलब अबाव पॉवर्टी लाइन, और पुअर जो पॉवर्टी लाइन वाले हैं वो बीपीएल फैमिली जिन्हें हम कहते हैं। तो दोनों जगह पर, रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी। तो इसके अंदर 4 करोड़ अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड जो हैं उन्हें टारगेट किया गया है। 2018 तक इसका टारगेट है कि 2018 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के द्वारा इन सारे घरों के अंदर बिजली जो है वो पूरी तरीके से पहुंचा दी जाएगी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है। सोलर फोल्टावोल्टाइक का भी यूज किया जाएगा अगर वहां पर ग्रिड एक्सटेंशन जो होता है सोलर एनर्जी में, अगर वो पॉसिबल नहीं हो जाता तो उसकी एक अल्टरनेट टेक्नोलॉजी होती है सोलर फोल्टावोल्टाइक, उस टेक्नोलॉजी का भी यूज वहां पर किया जाएगा। बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करने के लिए जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है 2011 वाला, उसका यहाँ पर यूज किया जाएगा। द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड्स इंक्लूड हाउस होल्ड्स इन प्रोविजन सर्विस लाइन केबल एनर्जी मीटर इंक्लूडिंग प्रीपेड स्मार्ट मीटर। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फ्री में दे दिया और फिर मीटर का 2000 रुपये लगा दिया, तो जस्ट लाइक द प्राइवेट कंपनीज डू। तो बिकॉज इज द पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और गवर्नमेंट का यही मेन हॉलमार्क होता है कि वेलफेयर जो है वो अगर उनके सेंटर में है तो वो उन्हें पूरी तरीके से परस्यू करना पड़ता है। इट इज नॉट लाइक प्राइवेट फर्म्स जो एडवर्टाइजिंग किसी और चीज की होती है और बैकएंड में कुछ और होता है। तो सारी चीजें जो है ये जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई है, लाइन केबल एनर्जी मीटर, ये सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। एलईडी लैंप्स का भी प्रावधान इस स्कीम के अंदर उन्होंने रखा है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर ऑल विलेजेस। ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका 2018 तक।
उसके बाद अब देखिए कुकिंग गैस फॉर ऑल, मतलब हर घर पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। जो हमारा हम जिसे कहते हैं कि इंटीरियर पोल्यूशन जो होता है वो बहुत हाई होता है उन घरों में जहाँ पर प्रॉपर कुकिंग गैस जो है उसका यूज़ नहीं किया जाता और कन्वेंशनल मेथड्स का यूज़ किया जाता है, चूल्हा का यूज़ किया जाता है। तो वुमेन को उससे बाहर निकालने के लिए उज्ज्वला योजना जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की, और उज्ज्वला बहुत ही मतलब फ्लैगशिप स्कीम है मोदी गवर्नमेंट की। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है वो इनकी नोडल एजेंसी है। ये जो मिनिस्ट्री है वो वुमेन को ही यहाँ पर जो है गैस कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो बीपीएल सेक्टर की महिलाओं को ही गैस कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, किसी मैन के नाम पर ये गैस कनेक्शन नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन आर टू बी प्रोवाइडेड टू द बीपीएल हाउस होल्ड। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिजिबल फैमिलीज विल बी मेड ऑन द कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। और गवर्नमेंट ने जो अलग अलग कैटेगरीज डिसाइड की हैं जिनको कि इसमें कवर किया जाएगा, वो SC/ST हाउस होल्ड हैं, फिर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके जो बेनिफिशियरीज हैं वो, फिर अंत्योदय अन्न योजना के बेनिफिशियरीज, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, देन टी एंड एक्स टी गार्डन ट्राइब्स, पीपल रिसाइडिंग इन आइलैंड्स, पीपल रिसाइडिंग इन रिवर आइलैंड्स, ये सारे वो लोग हैं जो कि किसी अलग अन्य स्कीम में कवर किए जाते हैं, तो नेचुरली वो उज्ज्वला के अंदर भी कवर किए जाएंगे। दिस स्कीम प्रोवाइड्स अ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹1600 फॉर ईच एलपीजी कनेक्शन। द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ 1600 पर कनेक्शन विच इंक्लूड्स अ सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, बुकलेट, सेफ्टी नोज एटसेट्रा विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट। जैसा मैंने बताया गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, तो दे हैव टू लुक फॉर ऑल द एंगल्स, जस्ट नॉट लाइक प्राइवेट कंपनीज कि आपको गैस कनेक्शन फ्री में मिल गया और उसके बाद आपको 5000 का चूल्हा खरीदना पड़ रहा है। तो इट इज ऑल्सो गुड, सब लोगों को कुकिंग गैस भी जो है इसके द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी। दिस विल ऑल्सो बी कंप्लीटेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। स्किल डेवलपमेंट फॉर ऑल का जो एजेंडा है गवर्नमेंट का वो कंप्लीट होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा। ये फ्लैगशिप स्कीम है स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री की। इसका ऑब्जेक्टिव है लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ को इंडस्ट्री में काम करने के लायक बनाना। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर उन्होंने दिया है कि जिन्होंने पहले से कुछ सीखा हुआ है उसको भी वो लोग मान्यता देंगे। जैसे कि गोल्ड वैल्यूएशन अगर फॉर एग्जांपल होता है स्किल डेवलपमेंट में, तो अगर किसी को ऑलरेडी उस पर्टिकुलर काम की जानकारी है तो उस चीज को उस हिसाब से सर्टिफाई किया जाएगा। ट्रेनिंग एंड असेसमेंट फीस जो है वो गवर्नमेंट पूरी तरीके से पे करेगी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में पूरी तरीके से जिम्मेदार है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट एट दिस ट्रेनिंग सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट कैंडिडेट्स ऑफ इंडियन नेशनलिटी हु आर आइदर स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट्स और अनएम्प्लॉयड। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एक तो इंडियन नेशनलिटी के ही यूथ को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर नेपाल बांग्लादेश के यूथ को एंट्री नहीं दी जाएगी, और जो स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट है या फिर अनएम्प्लॉयड है ये कंडीशन है उन्हीं को इस स्किल कौशल योजना के अंदर जो है वो सहयोग दिया जाएगा। उसके बाद है आपका बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ फॉर ऑल, और हेल्थ फॉर ऑल इस पूरे इंडिपेंडेंट स्पीच के अंदर सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहा क्योंकि आयुष्मान भारत जो है उसके लॉन्च की घोषणा भी तभी हुई। आयुष्मान भारत जो है उसका नाम है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन को मोदी केयर के नाम से भी प्रचलित किया जा रहा है। इसके अंदर एक इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा पर फैमिली 5 लाख रुपए का, जो कि पूरे साल के लिए वैलिड होगा, और ये चीज जो है 10 करोड़ से भी ज्यादा पुअर फैमिलीज को बेनिफिट करेगी। तो अगर हम पर फैमिली 5 मेंबर को काउंट करते हैं तो 50 करोड़ पीपल को ये स्कीम जो है वो अपने कवरेज में ले लेगी, और 40% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन इस स्कीम के अंदर कवर हो रही है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडिंग हेल्थ प्रोग्राम है। Ayushman Bharat will target poor, deprived rural families and identified occupational category of urban workers. ये इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे? टारगेटेड पुअर, डिप्राइव्ड रूरल फैमिलीज एंड कुछ आइडेंटिफाइड ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज होंगी जो कि अर्बन वर्कर्स के अंदर होंगी, तो उनको भी इस स्कीम के अंदर कवर किया जाएगा। गवर्नमेंट इज प्लान टू एस्टैब्लिश वेलनेस सेंटर्स टू प्रोवाइड बेनिफिट अंडर दिस प्रोग्राम, एंड दिस स्कीम अंडर दिस स्कीम एनी पर्सन कैन गेट रिलीफ फ्रॉम डिसीज बाय गोइंग टू द गुड हॉस्पिटल्स। कॉमन मैन नीड नॉट सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रेडेड डिसीजेस। तो जो इंपॉर्टेंटली ड्रेडेड डिसीजेस होती हैं उनको कवर करने के लिए ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके डायरेक्टर जनरल ने ये कहा है कि इंडिया के मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ चेंज करने का पोटेंशियल इस आयुष्मान भारत स्कीम में है। तो अकेले ये स्कीम जो है, ये स्कीम को आप कह सकते हो दिस इज द इंजन ऑफ ऑल द स्कीम्स। पब्लिक हॉस्पिटल्स विल बी अज्यूम टू बी इन नेटवर्क ऑल द टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा। स्कीम कैन कैशलेस बेनिफिट्स फ्रॉम एनी इन नेटवर्क प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री। उस नेटवर्क में प्राइवेट हॉस्पिटल भी होंगे और
वहाँ पे उनको कैशलेस बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब उनको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुफ्त में उनको इलाज मिल जाएगा। इन पार्टनरशिप विद नीति आयोग अ रोबस्ट मॉड्यूलर स्केलेबल एंड इंटरऑपरेबल आईटी प्लेटफॉर्म विल बी मेड ऑपरेशनल। ऑब्वियसली इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए एक आईटी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा नीति आयोग की मदद से। दिस विल बी बैक्ड बाय वेल डिफाइंड ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म। आयुष्मान भारत के साथ एक ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म जो है उसे भी जोड़ा गया है। बेनिफिशियरीज के इश्यूज जो है वो सारे अच्छे से रिजॉल्व हो जाते हैं। तो आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन एजेंसी एक बनाई गई है जो एजेंसी इस स्कीम को नेशनल लेवल पर मैनेज करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट आयुष्मान भारत। और इसके बाद भी अगर हम देखें तो आयुष्मान भारत की और फीचर्स अभी जो है आगे आएंगे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इतने ही फीचर्स जो है उन्हें रिवील किया है। उसमें स्पेशल चीज ये कि फंडिंग जो होगी उसमें स्टेट और सेंटर के बीच की शेयरिंग क्या रहेगी वो अभी तक रिवील हुई नहीं है। तो आगे देखते हैं। और जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी, एक उसमें है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया ओबीसी कमीशन को। 1993 में ये नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी क्लास एस्टैब्लिश किया गया था। इस कमीशन के पास कुछ पावर्स थी, जैसे कि ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो होता है ओबीसी लिस्ट के अंदर उसका डिसीजन ले सकते थे। और इट कुड ऑल्सो हियर कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द ओवर इंक्लूजन और अंडर इंक्लूजन ऑफ पर्टिकुलर क्लास, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि जो भी क्लास आप इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हो, जिस भी क्लास को इस कैटेगरी में डाल रहे हो, वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं होना चाहिए हमारे सिस्टम में। अगर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड क्लास है तो उसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सारे डिसीजन 1993 का ये कमीशन लेता था। लेकिन आर्टिकल 338B के अंदर इसको कुछ न्यू जो है वो फीचर्स दिए गए हैं। और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से जो उसे नया फीचर मिला है वो ये है कि इसको इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग करने की जो है वो परमिशन मिल गई है। तो अब ये एक जो कमीशन है सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा। दे विल इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर द मैटर्स रिलेटेड टू प्रिजर्विंग सेफगार्ड फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। और जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको पॉलिसी मैटर्स के लिए इनसे कंसल्ट करना कंपलसरी रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पावर्स इनको यहां से मिलती है। एंड दे विल बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट्स एनुअली प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करते हैं, वो एक कॉमन फीचर है। बाकी उनको क्या स्पेशल पावर मिली है इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कुछ हाईलाइट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स के की स्टडीज में हेल्प कर सकती हैं और मेंस के लिए आपको बस फोल्डर पॉइंट्स कलेक्ट करने में जो हाईलाइट्स मदद कर सकती है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग मसाकर जो है उसके 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके पूरे पीछे का जो इतिहास है उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आप हिस्ट्री के अंदर अच्छे से स्टडी कीजिए। इंडिया वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभरी है। तो वर्ल्ड की दूसरी 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है और वो किस तरीके से इंडिया के वो कौन से फीचर्स हैं जो हमें 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाते हैं। तो जब इकोनॉमिक सर्वे इस साल का लॉन्च होगा, आफ्टर दैट यू कैन स्टडी दिस फैक्ट वेरी वेल। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कंट्री इज बाइंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ एरोप्लेन्स। ये उन्होंने कुछ डेवलपमेंट के फैक्टर्स दिए हैं। अगर हम डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई ऐसे लिखते हैं या मेन्स में कोई आंसर लिखते हैं तो ये सारे फैक्ट्स जो है आप वहां पर अच्छे से यूज कर सकते हैं। न्यू IIM IITs एम्स जो है उनको एस्टैब्लिश किया गया है कंट्री में। एजुकेशन के क्षेत्र में इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो एक लिस्ट होती है जिसमें आप ये दिखाते हैं कि किस कंट्री के अंदर बिजनेस करना सबसे ज्यादा आसान है, तो इंडिया उसमें पहले काफी पीछे था, अब इंडिया ने उसमें 100th पोजीशन जो है वो अचीव कर ली है। मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इज एंटर इनटू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो चुकी है और इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में इस गवर्नमेंट ने अपने 4 साल के टेन्योर में, अभी तक के टेन्योर में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉमन साइन डिक्शनरी, मतलब जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको जो साइन लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है उसके लिए कोई डिक्शनरी अभी तक थी नहीं इंडिया में, तो वो डिक्शनरी का निर्माण किया जा रहा है और इसके अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस का यूज किया जाएगा। और इसके अंदर एवरीडे टर्म्स, लीगल टर्म्स, कुछ एकेडमिक टर्म्स जो यूज की जाती है जिन्हें हम कहते हैं जार्गन्स, वो भी यहाँ पर डाली जाएंगी। मेडिकल टर्म्स जो यूज की जाती है, डॉक्टर से जब हम कम्युनिकेट करते हैं, मेडिकल जो फील्ड होता है उसमें जब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो या इसके थ्रू क्या है कि वो बेसिकली जो डेफ एंड डम लोग होते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं, जिन्हें कॉमन साइन लैंग्वेज को यूज करना पड़ता है, उनकी रीच को बढ़ाने की के थ्रू कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये डिक्शनरी का जो निर्माण का कार्य है वो साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ISLRTC जो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर आता है, वो लोग इस काम को जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं।
There was a time when for the world India meant policy paralysis and delayed reforms, and now we have moved to reform, perform and transform. तो ये सारे फ्लैगशिप कुछ वर्ड्स हैं जो आपको मेंस के आंसर राइटिंग में यूज करने के भी काम आ सकते हैं, और कई बार मेंस के क्वेश्चंस में भी इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इंडिया इज बीइंग डिस्कस नाउ एज अ रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म प्लेटफॉर्म, सो प्लीज डिस्कस. तो जब भी ऐसी कोई चीज आती है तो आपने उस मैटर को ध्यान रखना है कि ये मैटर किस कंटेक्स्ट में जो है वो डिस्कस किया जा रहा है. फिर बड़ा अच्छा स्टेटमेंट मोदी जी ने दिया कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसको पहले स्लीपिंग एलिफेंट कहा जाता था, नाउ दिस एलिफेंट हैज वोकन अप. तो इस तरीके से इनडायरेक्टली भी कई बार स्टेटमेंट्स बना के मेंस में क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको थोड़ा सा, अगर आपके थोड़ा सा भी दिमाग में ये चीज रहती है कि स्लीपिंग एलिफेंट वो किसे कह रहे हैं, कि मतलब इंडियन इकोनॉमी जो है वो पहले धीरे धीरे चल रही थी, स्टडी जो रेट है वो उसका बहुत ही मतलब स्लो स्टडी रेट पे चल रही थी, अब वो इकोनॉमी ने पेस पकड़ लिया है. तो वो जो रेस है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. तो सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू जो हम डिस्कस करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे हो रही है, वो सारे आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने होंगे. फिर मुद्रा लोन के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर बात की. तो 13 करोड़ लोगों को इस मुद्रा लोन के अंदर जो है वो बेनिफिट मिला है. एंड नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की भी बात की गई. नॉर्थ ईस्ट के अंदर बीपीओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारे जो फील्ड्स हैं वहां पर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं. रूरल बीपीओज ओपन किए जा रहे हैं. उन्होंने इंडियन जीपीएस नाविक की बात की जो कि लॉन्च हो गया है, और गगनयान जो स्पेस में जाएगा वो 2022 के अंदर, उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पर बातचीत की. और उन्होंने बताया कि जब इंडिया के 75 साल कंप्लीट हो जाएंगे 2022 में, तो हाउसिंग फॉर ऑल और गगनयान का लॉन्च, ये सारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स तब एग्जीक्यूट किए जाएंगे. और ये एक इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर फैक्टर है कि इंडिया दुनिया की वो चौथी कंट्री है जो कि मैन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजेगा. जो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना, अभी तक 3 ही देश हैं जिन्होंने मैन्ड स्पेसक्राफ्ट जो है वो भेजे हैं. ब्लू रिवॉल्यूशन की उन्होंने बात करी. फिशरीज जो है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन हो चुका है अभी वर्ल्ड में. स्वीट रिवॉल्यूशन की बात करी. हनी एक्सपोर्ट हमारा डबल हो चुका है. सोलर फार्मिंग की बात की, जहां पर फार्मर्स जो हैं दे कैन कंट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चर बाय अर्निंग मनी बाय सेलिंग द सोलर पावर. तो सोलर पावर को बेच करके उसका यूज एग्रीकल्चर में किया जाएगा, उसका नाम सोलर फार्मिंग है. सोलर फार्मिंग का मतलब ये नहीं कि सोलर से फार्मिंग, ओके, तो दैट मीनिंग यू शुड नो वेरी वेल. तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए. सेल ऑफ खादी जो है वो डबल हो चुकी है, उसको भी उन्होंने हाईलाइट किया. मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो ऑलरेडी गवर्नमेंट बढ़ा चुकी है, एमएसपी 1.5 गुना कर दी गई है. तो किसानों के लिए ये सारे अच्छे कार्य जो है सरकार ने किए वो यहाँ पर हाईलाइट किए गए. स्वच्छ भारत कैंपेन जो है उसकी सक्सेस के बारे में यहाँ पर बात करी गई. गांधी के जो सत्याग्रही होते थे उनसे हम स्वच्छाग्रही तक आ गए बिकॉज ऑफ स्वच्छ भारत. और WHO की एक रिपोर्ट में अभी ये लिखा हुआ था कि 3 लाख चिल्ड्रन जो हैं उन्हें बचाया गया है बिकॉज ऑफ दिस कैंपेन. पहले जो पर एनुअली जो चिल्ड्रन की डेथ की संख्या होती थी उसमें 3 लाख की कमी आई है बिकॉज ऑफ स्वच्छ भारत कैंपेन. और करप्शन एंड ब्लैक मनी पर गवर्नमेंट ने काफी अच्छा कंट्रोल लगाया है. जो हम कहते हैं डिमोनेटाइजेशन, GST जैसे स्टेप गवर्नमेंट ने लिए, जिनसे सिस्टम में बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हुई. तो वहां पे अगर हम देखें कि एक्सचेकर जो है उसको क्या फायदा हुआ, तो एक्सचेकर को 3 लाख शेल कंपनीज के थ्रू 9,000 करोड़ का बेनिफिट हुआ है. क्योंकि शेल कंपनीज वो कंपनीज होती है जब कोई कंपनी अपनी कोई एक्सटेंशन में कंपनी ओपन कर लेती है और वो डेड पड़ी होती है, उसमें कोई काम नहीं होता, लेकिन इसे टैक्स को बचाने के लिए किया जाता है. तो इन सारी कंपनीज का एक्चुअली कोई ओनर जो है वो डिफाइन नहीं होता है. तो बिकॉज ऑफ दिस सारी कंपनीज में जो पैसा होता है उसे गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है अगर वहां पर ट्रांसपेरेंसी दिखाई नहीं देती. तो GST की वजह से ये सारी कंपनीज का डेटा बाहर आया और 9,000 करोड़ रुपया जो है वो एक्सचेकर को मिल गया. तो इस तरीके से जो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वहां पर भी काफी सारा बेनिफिट हुआ है गवर्नमेंट को. ओवरऑल अगर हम देखें तो एक साल के अंदर 1.16 करोड़ का इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रेवेन्यू के फॉर्म में मोबिलाइज हुआ है. और आर्मी के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है वहां पर पहले वुमेन ऑफिसर्स अपॉइंट होती थी, लेकिन कभी भी वुमेन ऑफिसर जो है वो मैन ऑफिसर्स के एट पार ट्रीट नहीं की जाती थी. नाउ दिस इज अ ट्रेंड कि वुमेन ऑफिसर जो है वो मैन ऑफिसर्स की तरह सर्विस अपॉइंट की जाती हैं और एट पार ट्रीट की जाती हैं. आसफा एक्ट जो है हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्ट है जिसके अंदर आर्मी पर्सोनल्स जो है उन्हें डिप्लॉय किया जाता है स्टेट्स के अंदर. तो आसफा एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है और त्रिपुरा, मेघालय जैसी स्टेट्स में और जम्मू एंड कश्मीर जैसी स्टेट्स में ये एक्ट जो है वो काफी सालों से चल रहा है. तो 2 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, त्रिपुरा एंड मेघालय, जहां से ये एक्ट जो है वो पूरी तरीके से अब खत्म कर दिया गया है. तो इस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने अपनी जितने भी फ्लैगशिप वर्क्स किए हैं वो सारी चीजें इंडिपेंडेंट डे की स्पीच में हाईलाइट की गई थी. प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट्स और ये सारी चीजें मेंस का रिवीजन करने में, प्रीलिम्स के लिए पॉइंट्स निकालने में आपको बहुत यूजफुल होंगी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स. प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई लेक्चर्स एंड कीप ऑन कमेंटिंग देम. थैंक यू.